इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक हालिया इंटरव्यू के आधार पर भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ बेहद विवादित और अलग दावों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने वाले हैं। स्पीकर के जो दावे हैं वो इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारी यात्रा 6 मुख्य बिंदुओं पर चलेगी। मुख्य धारा के इतिहास पर सवाल, प्रेशर कुकर थ्योरी, गांधी जी का उदय, नेहरू जी की आलोचना, बोस और पटेल की भूमिका और आखिर में धर्म की फिलॉसफी। चलिए देखते हैं कि सोर्स इन विषयों पर क्या तर्क देता है। सबसे पहले भाग की बात करते हैं मुख्य धारा के इतिहास पर सवाल। स्पीकर का ये पक्का विश्वास है कि स्कूलों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो काफी हद तक अधूरा है या फिर उसे जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया है। सोर्स में एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाया गया है। अभी तक हमने जो इतिहास पढ़ा, क्या वो सब नकली है? क्या हम सिर्फ आधा सच जानते हैं या फिर इसके पीछे और भी कोई सच्चाई है? और बिल्कुल यहीं से ये सारे अलग दावे शुरू होते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर वो अनकही कहानियां कौन सी हैं और वो अब तक की हमारी ऐतिहासिक टाइमलाइन को कैसे चुनौती देती हैं? इन्हीं सवालों के आधार पर आइए जानते हैं कि इंटरव्यू में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत के बारे में क्या कहा गया है। दूसरा भाग है द प्रेशर कुकर थ्योरी। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की स्थापना को लेकर सोर्स ने एक बहुत ही अलग और बड़ा दावा पेश किया है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर के मुताबिक एओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी को आज़ादी दिलाने के लिए नहीं, बल्कि भारतीयों के अंदर उबल रही आज़ादी की भावनाओं पर नज़र रखने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह बनाया था। दावा ये है कि कांग्रेस आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों की जासूसी के लिए बनी थी। इस टाइमलाइन को देखने पर समझ आता है कि स्पीकर इन घटनाओं को आपस में कैसे जोड़ रहे हैं। सोर्स का तर्क है कि 1835 में मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली को तोड़ने का प्रस्ताव और हैदराबाद में निजाम का शिक्षा को सीमित करना, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। इंटरव्यू में दावा किया गया है कि लोगों को अनपढ़ रखकर उन्हें पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए मैनिपुलेट करने की ये एक बड़ी रणनीति थी। तीसरा भाग, गांधी जी का उदय। क्या ये एक बनाई गई छवि थी? महात्मा गांधी के शुरुआती करियर और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनके आगे बढ़ने को लेकर सोर्स के कुछ बेहद विवादित दावों पर नजर डालते हैं। इस क्रम को देखें तो वक्ता का दावा है कि 1899 में बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। फिर 1915 में भारतीयों को पहले विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के मकसद से अंग्रेज ही उन्हें वापस भारत लाए थे। इतना ही नहीं, सोर्स का ये भी कहना है कि 1939 के ब्रिटिश गैजेट ने उनके नाम के आगे महात्मा लगाना अनिवार्य कर दिया था और ये पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक मीडिया इमेज थी। दांडी मार्च के बारे में भी स्पीकर का तर्क है कि ये अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर होने दिया गया एक मीडिया इवेंट था। सोर्स कहता है कि अगर अंग्रेज सच में उस मार्च को रोकना चाहते तो वे तुरंत गिरफ्तारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे एक बहुत बड़े फोटो अपॉर्चुनिटी में बदलने की इजाजत दी। अब आते हैं चौथे भाग पर, नेहरू जी की आलोचना। इस इंटरव्यू में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप पर कुछ सबसे तीखे सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये नंबर 0 है। सोर्स के अनुसार 1946 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए प्रांतीय परिषदों से सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, जबकि नेहरू जी को 0 वोट मिले थे। सोर्स ने नेहरू जी की लीडरशिप में कई कमियों का आरोप लगाया है। स्पीकर का दावा है कि 1962 के युद्ध में सैनिकों को सूती कपड़ों में हिमालय भेज दिया गया था और दिल्ली पर बमबारी के डर से वायुसेना का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया था। इंटरव्यू में यह भी कहा गया है कि असम में भारतीय विमानों को जलाने का आदेश दिया गया था और नेहरू जी के जेल के दिन असल में आरामदायक गेस्ट हाउस में बीते थे। आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन चुनना भी सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन को खुश करने के लिए था, ऐसा सोर्स का तर्क है। एक भेड़ के नेतृत्व में शेरों की सेना, ये लाइन 1962 के युद्ध में नेहरू जी के काम करने के तरीके पर स्पीकर की राय को बिल्कुल साफ कर देती है। सैनिकों की बहादुरी और लीडरशिप की कथित नाकामी के बीच के बड़े अंतर को दिखाने के लिए सोर्स ने इस दमदार तुलना का इस्तेमाल किया है। 5वें भाग की तरफ बढ़ते हैं, बोस और पटेल। आज़ादी की लड़ाई में वो असल हीरो जिन्हें शायद वो पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे, इस पर सोर्स क्या मानता है, आइए देखते हैं।
और ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि अगर हम उन आंकड़ों को देखें तो इंटरव्यू में बताया गया है कि 1943 में आज़ाद हिंद सरकार के पास अपनी खुद की सेना, अपनी करेंसी और अपना बैंक था। साथ ही लगभग 9 से 11 देशों ने इसे मान्यता भी दी थी। स्पीकर का ये सीधा दावा है कि एक आज़ाद देश के सारे लक्षण उस सरकार में मौजूद थे और सुभाष चंद्र बोस ही असल में भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बोस जी के गायब होने को लेकर मुख्यधारा का इतिहास कहता है कि ताइवान में एक दुखद विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन इस इंटरव्यू में इसके एकदम उलट एक नैरेटिव पेश किया गया है। सोर्स का दावा है कि वो जिंदा बच गए थे, रूस चले गए थे और फिर राजनीतिक विरोधियों द्वारा उन्हें दबा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने गुमनामी बाबा के रूप में भारत में छिपकर जीवन बिताया। वक्ता ने इसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस का हाथ होने का शक भी जताया है। वहीं सरदार पटेल के बारे में बात करते हुए वक्ता ने तारीफ की है कि कैसे उन्होंने और वीपी मेनन ने मिलकर 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया। लेकिन दूसरी तरफ सोर्स ये पॉइंट आउट करता है कि शुरुआत में नेहरू जी के पास एक बटे हुए भारत के 1/3 से भी कम हिस्से का शासन था। इंटरव्यू में ये भी बताया गया है कि कश्मीर पर हमले के वक्त जब नेहरू जी झिझक रहे थे, तब पटेल जी ने बेहद मजबूत और ठोस कदम उठाए थे। आखिर में हम छठे भाग पर पहुंच गए हैं, धर्म की फिलॉसफी, एक व्यक्तिगत निष्कर्ष। यहाँ हम ऐतिहासिक दावों से थोड़ा अलग हटकर इस विश्लेषण को देने वाले वक्ता की अपनी निजी फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक फिलॉसफी का रूप लेता है। वक्ता के विचार में धर्म का मतलब है बिना किसी गलत फायदे की उम्मीद किए सही और जिम्मेदारी भरा जीवन जीना। उनका मानना है कि ऐसा करने से इंसान के कर्म हमेशा सही दिशा में रहते हैं और कोई पछतावा नहीं होता। सोर्स के मुताबिक भारत की छवि को बचाने का यही जिम्मेदारी भरा भाव ही उनकी किताब लिखने की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। इन अलग अलग दावों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। जब इतने अलग ऐतिहासिक नैरेटिव्स सामने आते हैं, तो क्या इससे ये बदल जाता है कि आज का समाज अपनी ही शुरुआत को कैसे देखता है, इतिहास को कैसे लिखा जाता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है और उस पर कैसे बहस होती है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सब इस विषय पर और ज्यादा रिसर्च करने की एक गहरी दिलचस्पी जगाता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।